बहुमत से किया जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से किया जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से किया जाएगा। इसका मतलब संशोधन तो होगा लेकिन विशेष बहुमत से। और तीसरा लिखो, यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। तो ये तीन कथन सही होंगे। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, यस, साधारण बहुमत से नहीं होगा, जब भी होगा विशेष बहुमत से होगा। और यदि मूल अधिकारों में कोई मूल ढांचा है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन लिखो जो तुम्हें हल करना है। एक टास्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन भी आगे डिस्कस करेंगे, बट ये एग्जाम में नहीं पूछा गया। एक प्रश्न लिखिए, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित, संशोधनीयता से संबंधित वाद विवाद का, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित वाद विवाद का वर्णन करें। मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित वाद विवाद का वर्णन करें, फुल स्टॉप। इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है? इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है? मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित वाद विवाद का वर्णन करें। इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है? कैसे इसका उत्तर होगा? 13 क्लॉज 2 से शुरू करेंगे कि विवाद का संबंध यहां से, फिर 13 क्लॉज 2 लिखेंगे, फिर दिखाएंगे कैसे कैसे सारे चार्ट बना देंगे, पूरा लिखना संभव नहीं है, और लास्ट में दिखाएंगे कि वर्तमान स्थिति ये है। वही 3 चीजें, तो ये आपको आंसर करना है। तो यहां पे हमने देख लिया 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 4 तो हमने देख ही लिया। अब एक छोटा सा रह जाता है 13 क्लॉज 3। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन का आर्टिकल है, तो लिख लो 13 क्लॉज 3 क्या है, ताकि 13 एकदम क्लॉज वाइज कंप्लीट हो जाए। 13 क्लॉज 3 लिखिए। तो क्लॉज 1 लिख लिया, क्लॉज 2, क्लॉज 4 तो संशोधन के द्वारा वो लिख लिया, 13 क्लॉज 3 लिख लेते हैं। विधि के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत 13 क्लॉज 3 लिखो। विधि के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल का कानून, संसद और राज्य विधानमंडल का कानून, संसद और राज्य विधानमंडल का कानून, कॉमा, अध्यादेश, 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 परंपराएं, परंपराएं, परंपराएं आदि सभी शामिल माने जाएंगे। विधि के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल का कानून, कॉमा, अध्यादेश, कॉमा, परंपराएं आदि सभी शामिल माने जाएंगे, आदि सभी शामिल माने जाएंगे। परंपराएं आदि सभी शामिल माने जाएंगे। इसका मतलब याद करो 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 में जो विधि शब्द है, तो विधि का अर्थ क्या है वो 13 क्लॉज 3 बता रहा है कि विधि का मतलब संसद का कानून भी है, विधि का मतलब राज्य विधानमंडल का कानून भी है, विधि का मतलब अध्यादेश भी है। अध्यादेश आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति टॉपिक में। विधि का मतलब कोई परंपरा चली आ रही तो विधि बहुत व्यापक होगी। तो इसका मतलब जब कह रहा है ऐसी विधि नहीं बनेगी तो ऐसा अध्यादेश भी जारी नहीं होगा। ऐसी कोई परंपरा भी है जो मौलिक अधिकार को खत्म करती है, वो भी रद्द हो जाएगी। तो विधि का अर्थ बहुत व्यापक लिया गया है। तो यहां पर आज हमने 2 आर्टिकल पढ़ लिए,
12 और 13। तो अब हम कल से, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, अभी मैं बहुमत, हमारे पास समय है तो थोड़ा सा बहुमत को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो जरूरी है। कल से हम लोग समानता के अधिकार से शुरू करेंगे। राइट टू इक्वलिटी 14, 15, एक एक और उससे संबंधित जितने मुद्दे हैं याद करो। प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो वहां आया था कि सबको समान अवसर होंगे, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो आरक्षण जाति के आधार पर ही क्यों है, सब क्लियर होगा अब जब आएगा। तो आज हमने 2 आर्टिकल पढ़ लिए, 12 और 13, और 14 से हम लोग शुरू करेंगे कल। बट एक चीज जो बार बार आ रही है लेक्चर के दौरान, वो देखिए बहुमत। तो आज इसको जान लेते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं, इन जनरल है, फिर भी एक हेडिंग दो, बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। और जो पहले मेरे से पढ़ चुके हैं तो एग्जैक्ट वही चीज है, वो छोड़ भी सकते। जिन्होंने पहले पढ़ लिया तो इसमें कोई नई बात नहीं बताऊंगा। जुडिशियल रिव्यू वगैरह आगे आएगा, बिल्कुल अभी जान के उसको टच नहीं किया है। जब जुडिशियरी टॉपिक पढ़ूंगा तब को रिलेट कर दूंगा कि 13 से जुडिशियरी आता है। बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, तो जो पढ़ चुके हैं कभी पहले तो वही सेम चीज होने वाली है, वो जा सकते हैं, बाकी नए बच्चों के लिए है। जुडिशियल रिव्यू वगैरह होगा सब। बहुमत के प्रकार, अब देखो भारत के संविधान में कई प्रकार का बहुमत है, तो एक एक करके समझते हैं कि बहुमत के कितने प्रकार हैं। भारत के संविधान में सबसे पहले जिस बहुमत का वर्णन है वो है साधारण बहुमत। तो साथ साथ आप लिखिए, पहला बहुमत है साधारण बहुमत, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। भारत के संविधान में वर्णित सबसे पहला बहुमत है साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी, इसकी परिभाषा लिखो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। साधारण बहुमत की परिभाषा लिखिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। बहुमत, अच्छा यहां पे बहुमत का मतलब है 50% से ज्यादा, मतलब 50% से चाहे एक ही ज्यादा क्यों ना हो, बट 50% प्लस। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए लोकसभा का। लोकसभा में कुल 543 मेंबर्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि अब 2 एंग्लो इंडियन का मामला खत्म हो गया, वो सब आगे आएगा। अभी मैं इसलिए जानबूझकर कम बोलता हूं कि फिर नए लोग घबरा जाएंगे कि एंग्लो इंडियन, तो वो सब विस्तार से पढ़ेंगे एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं। बट अभी इतना जानिए कि लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते। अभी सत्र चल रहा है, तो सत्र के दौरान जब सत्र चलता है तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग उसमें भाग लें। तो मान लो किसी दिन बैठक हुई लोकसभा की और उपस्थित हुए 200 सदस्य, तो टोटल भले ही 543 हैं, लेकिन हर आदमी के लिए हर दिन भाग लेना जरूरी नहीं है। तो उपस्थित होते हैं 200। यहां पर क्या है, उपस्थित। उसके बाद आता है मतदान करने वाले। फिर जब वोटिंग का टाइम आया तो मतदान करने की बात आई, और मान लीजिए मतदान केवल 180 लोगों ने किया, क्योंकि उपस्थित होकर भी मतदान करना अनिवार्य नहीं। तो हो सकता है कोई मेंबर आए, चर्चा में भाग ले, बट वोटिंग के टाइम कहे कि नहीं मैं मतदान में भाग नहीं लूंगा। कई बार पूरा दल भी कहता है कि हम मतदान में भाग नहीं लेंगे। तो मान लीजिए परिस्थिति ऐसी बनी कि उपस्थित है 200 सदस्य और मतदान में 180 लोगों ने भाग लिया, तो यहां पर यह जो संख्या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने आए, 180। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं 180। तो अब अगर साधारण बहुमत निकालना है तो यह संख्या हमने प्राप्त कर ली, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। बहुमत का मतलब 50% से ज्यादा, तो इसका मतलब पहले 180 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि 50% निकलेगा, और +1, इसका मतलब 91। तो तात्पर्य है कि अगर 91 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। किस बहुमत से, साधारण बहुमत से।
तो यहां पर साधारण बहुमत का 180 के संदर्भ में क्या मतलब हुआ? 91। तो परिभाषा क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, जैसे हमने देखा 180 तो बटे 2। अब थोड़ा सा इसको अलग रूप में देखो, यह हमने आसान लिया, अब थोड़ा इसी को जटिल करते हैं। यहां हमने क्या लिखा कि 180 है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल की 180 की जगह 179 हूं, यह भी तो हो सकता है। थोड़ा विषम संख्या लेते हैं, सम संख्या आसान था। तो उपस्थित कितने हैं? 200, लेकिन मतदान में 179 लोगों ने भाग लिया, 180 ने नहीं लिया। मतदान में 179 लोगों ने भाग लिया, तो यहां पर हम 179 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, पॉइंट में आएगा। नंबर आ गया 89.5। अब क्या होगा? क्योंकि सम संख्या तो आसान था, डिवाइडेड बाय 2 + 1, लेकिन यहां तो पॉइंट में आ गया। तो क्या किया जाएगा? क्या एक मेंबर को काट दिया जाएगा बीचों बीच लोकसभा में? ऐसा होने लगे तो एक एक करके तो सब निकल जाएंगे। फिर क्या एक को काट दिया जाए? नहीं, काटा नहीं जाएगा, क्यों किसी को काटेगा? फिर कैसे होगा? तो इसका फॉर्मूला समझिए। भारत के संविधान में इसका फॉर्मूला है कि जब भी कहीं पर भी पॉइंट की बात होगी तो 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 में पुरानी संख्या लेंगे। जैसे अगर मुझे कहना हो 89.3 आ गया कहीं, ऐसा भी आगे नंबर आएगा, तो यहां पर 0.3, 0.4 तक 89.3 का मतलब 89 होगा। हम अगली संख्या नहीं लेंगे, वही वाली पुरानी संख्या 89 ले लेंगे। इसी तरह 89.4 होगा, तब भी हम कौन सी संख्या ले लेंगे? 89 ले लेंगे। लेकिन अब हम आगे आते हैं कि यदि 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 या 0.9 तक है, 0.9 तक है, तो अगर 0.5 या उससे ज्यादा है तो हम अगली संख्या लेंगे। जैसे अगर आ जाए कि 30.5 तो बराबर हम 31 लेंगे, सॉरी 30.5, हां 30.5। तो 30.5 का मतलब 30 नहीं होगा, 31 होगा। 30.7 31 होगा। 30.4 30 होगा। तो समझ लो 0.4 तक पुरानी संख्या रहेगी, और 0.5 या उससे ज्यादा यदि हो जाए तो अगली संख्या हो जाएगी। तो 30.5 का मतलब 31। अब यहां यही फॉर्मूला चलेगा। यहां हमारे पास क्या संख्या? 89.5, तो इज इक्वल टू 90। और ध्यान रखना, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, 1 हमेशा सम संख्या में ऐड करेंगे, विषम संख्या में 1 ऐड नहीं करेंगे। पॉइंट देखेंगे, अगर 0.5 या उससे ज्यादा है तो अगली संख्या, जैसे यहां 90 ले लेंगे। इसका मतलब अगर 179 है तो कितने सदस्य साधारण बहुमत के तहत पारित माने जाएंगे? 90। तो यह है सिंपल मेजॉरिटी, बहुत ही आसान है। परिभाषा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित 200 हुए, मतदान 179, तो बात तो सही है कि मतदान ही शब्द सही है, बट संविधान में यह शब्द है तो हमें यही लिखना है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने हुए? 179। तो 179 का मतलब हो गया कि साधारण बहुमत क्या होगा? 179 डिवाइडेड बाय 2, 89.5 इज इक्वल टू 90। यह पहला बहुमत है, और भारत के संविधान में सबसे ज्यादा, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग हुआ है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब आगे पढ़ेंगे क्या होता है, बट ज्यादातर काम संसद में इसी से होता है। तो सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा यूज में साधारण बहुमत आता है। अब आते हैं दूसरा बहुमत, वो है प्रभावी बहुमत। सेकेंड मेजॉरिटी लिखो, यह है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, इसकी परिभाषा लिखो, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसमें एक नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा।
पॉइंट वाले में एक नहीं जुड़ेगा। प्रभावी बहुमत, यह प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। इसका मतलब अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, क्योंकि जब तक यह ज्ञात नहीं होगा तब तक हम कैसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो देखो प्रभावी सदस्य संख्या किसको कहते हैं, तो आगे लिखिए प्रभावी सदस्य संख्या बराबर, प्रभावी बहुमत का मतलब प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या कैसे निकलेगी, तो प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल संख्या, प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल संख्या माइनस रिक्तियां, कुल संख्या माइनस रिक्तियां। प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहां पर पहले लेंगे लोकसभा में कुल संख्या कितनी है 543, तो यहां पर 543 आएगा माइनस रिक्तियां। रिक्तियां का मतलब क्या है, रिक्तियां का मतलब कि जो सीट खाली हो गई है। जैसे मान लो कि 543 सीटों पर चुनाव हुए, तो इलेक्शन के समय 543 था, ठीक है, आगे से नीचे लिखूंगा बट अभी तो लिख दिया। प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत उसको लिख। रिक्तियां, रिक्तियां का मतलब मान लीजिए 543 सीटों पर चुनाव हुए, चुनाव तो 543 पे हुआ, लेकिन चुनाव के थोड़े समय के बाद 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई, 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई, तो कहने का मतलब 2 सीटें रिक्त हो गई और अभी उन पर चुनाव फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ है, तो वैकेंसी है। इसी तरह 2 लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, तो रिजाइन कर दिया, उनकी सीटें भी रिक्त हो गई। और फॉर एग्जाम्पल 3 लोगों का निर्वाचन रद्द हो गया, इसका मतलब उनके चुनाव को न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो इस विशेष परिस्थिति में कितनी सीटें खाली हैं, 2, 2, 4 और 3, 7। तो हम मानेंगे कि यहां पर रिक्तियां कितनी हैं 7। तो रिक्तियां बदलती रहती है, रिक्तियां बदलती रहती है, बट इस परिस्थिति में रिक्ति कितनी निकली 2, 2, 4, 3, 7। तो यहां पर होगा कुल संख्या 543 माइनस रिक्तियां 7। इसका मतलब प्रभावी संख्या हो गई कितनी, कितनी हो गई, मैं समझता हूं 536। गणित कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, वरना अभी मोबाइल था कैलकुलेटर कर लेता, बट कर लिया। 536, 536 आ गया ये प्रभावी सदस्य संख्या। तो देखिए प्रभावी सदस्य, प्रभावी बहुमत क्या है, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, और प्रभावी संख्या क्या है, कुल संख्या माइनस रिक्तियां। कुल संख्या 543 और यह बदलता रहता है, बट इस परिस्थिति में 7 है, तो प्रभावी सदस्य संख्या हो गया 536। तो अब हमें प्रभावी बहुमत निकालना आसान हो गया। अब प्रभावी बहुमत क्या होगा, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, इसका मतलब 536 का बहुमत, 536 डिवाइडेड बाय 2 सम संख्या है, और चूंकि सम संख्या है इसलिए +1 भी करेंगे। तो 536 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 हो गया और 18 हो गया, 268 और +1 269। तो आपने देखा मेरा फॉर्मूला क्या है, मैं पहले 500 को डिवाइड किया तो 250 हो गया, 36 को डिवाइड किया 18 कर लिया, 250 + 18 268, और 268 + 1 269। तो ऐसा नहीं कि मैं गणित में कमजोर हूं, चलिए आपने लिख दिया 536, गणित कमजोर है मतलब काफी कमजोर है, बट फिर भी 269 यहां संख्या आएगी। इसका मतलब यहां पर 269 लोग यदि पक्ष में होंगे तभी पारित होगा। तो अब देखो पहले और दूसरे में क्या अंतर है, पहले में उपस्थित और मतदान करने वाले तो 179 या 180 से काम चल गया, लेकिन इसमें कुल माइनस रिक्तियां, और जो संख्या आती है उसका 50% +1, और विषम संख्या आएगी तो आपको फॉर्मूला पता है। तो 269 सदस्य के आने से प्रस्ताव पारित होगा। तो यह है प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी। संविधान में इसका प्रयोग 8 जगह किया गया है। कितनी जगह इसका प्रयोग किया गया है, 8 जगह। संविधान में इसका प्रयोग
8 जगह किया गया है। तो अब आप कहेंगे कि कैसे याद रखें 8 जगह? बहुत आसान है, मैं बता देता हूं। 8 जगह अभी के अभी याद हो जाएगा। यह जो प्रभावी बहुमत है, संविधान में 8 जगह इसकी जरूरत है, 8 कामों के लिए। 8 काम याद करना आपके बाएं हाथ का खेल। अभी याद करवा देता हूं कि 8 काम कैसे होंगे। यहां पर देखो कि केंद्र में एक संस्था है लोकसभा और दूसरी संस्था है राज्यसभा। ये दो संसद के हिस्से होते हैं। तो हमारी जो संसद है उसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। और इसी तरह राज्य में 2 संस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, बट जिन भी राज्यों में है वो सब अभी विशेष बहुमत सारा डिस्कस करूंगा। बिल्कुल, अभी तो शुरू ही हुआ है। विशेष बहुमत जितने बहुमत थे सब डिस्कस करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। और इसी तरह राज्य में 2 संस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और लोकसभा में एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो लोकसभा में 2 पदाधिकारी हुए। तो यह याद रखना बहुत आसान है, ये सबको पता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। और राज्यसभा में इसी प्रकार 2 पदाधिकारी होते हैं, हम सबको पता है, सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति, ये 4 केंद्र में हो गए। इसी तरह राज्य में यदि हम बात करें तो विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। जैसे केंद्र में वैसे ही राज्य में विधानसभा है। और विधान परिषद में एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। तो ये 8 पदाधिकारी है। अब बताओ कि ये याद रखना कोई डिफिकल्टी है क्या? दिखने में भले ही 8 लग रहा है, बट ये तो आसान है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और केंद्र में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, और राज्य में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। तो ये 8 याद रह गया। और उसके बाद केवल इतना याद रखना कि इन 8 पदाधिकारियों को हटाने में, चुनने में नहीं, हटाने में, मतलब पद मुक्त करने में, इनको हटाने में या पद मुक्त करने में प्रभावी बहुमत का प्रयोग होता है। तो लिख लो, इन पदाधिकारियों को हटाने में या पद मुक्त करने में प्रभावी बहुमत का प्रयोग होता है। इन पदाधिकारियों को हटाने में या पद मुक्त करने में प्रभावी बहुमत का प्रयोग होता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी का प्रयोग इनको हटाने में होता है, पद मुक्त करने में होता है। तो इस तरह से 2 बहुमत हमने जाने अभी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसू आपने सही लिख दिया, वही याद रखना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मतलब 2 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष केंद्र और राज्य वाले, और 2 सभापति 2 उपसभापति। तो दिखने में 8 है, बट ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा दिमाग में, और सेट हो जाएगा तो जब भी आएगा तो आप कह देंगे ये 8 पदाधिकारी को हटाने में। तो अभी तक हमने कौन कौन सा बहुमत देख लिया? साधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत। उसके बाद आता है विशेष बहुमत। यह सबसे इंपॉर्टेंट है विशेष बहुमत, और सबसे जटिल भी है, बट थोड़ा सा उसमें मैं समझता हूं कि टाइम लग जाएगा ज्यादा। और इतनी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैं देख रहा हूं 10:45 हो गया है, और उसमें शायद कुछ ज्यादा भी समय लग जाए, क्योंकि उसमें 3 विशेष बहुमत के 3 प्रकार मिलेंगे। तो 1, 2, 3, और तीनों थोड़े से लंबे लंबे हैं, तो शायद 20-25 मिनट भी लग जाए। तो लास्ट में ऐसा ना हो कि भागा भागी की नौबत आ जाए, और भागा भागी करके कोई भी चीज खत्म करने से क्या फायदा? मान लीजिए मैंने खत्म कर दिया और आपको समझ में ही नहीं आया, तो बेकार है, उससे बढ़िया नहीं करवाया जाए। तो जो चीज करवाई जा रही है वो समझ में आए। तो इसलिए आज की कक्षा को यहीं पे रोकना पड़ेगा। कल फिर मिलेंगे, विस्तार से जानेंगे, बहुमत के प्रकार से ही शुरू करेंगे। जो बचा हुआ है विशेष बहुमत वो सारा करेंगे। लेकिन अभी पॉलिटी को जिस व्यापकता के साथ हम पढ़ रहे हैं, पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा है, हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, यह सही है। हां, तो मैं कह रहा हूं कि अभी जिस व्यापकता के साथ हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, यदि आप वास्तव में उसका पूरा लाभ लेना चाहते, मैं कहता हूं कि रियली बेनिफिटेड होना चाहते, और आप चाहते हैं कि पॉलिटी मेरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाए, तो हो जाएगा।
और पॉलिटी में 20 सवाल के अराउंड आते हैं पीटी में, तो आप चाहते हैं कि हम 20 में से 18 कर दें, 17 कर दें, 19 कर दें, वो भी हो जाएगा, यकीन मानिए हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन रिवाइज साथ के साथ करना है। रिवाइज का मतलब कोई किताब इतनी व्यापकता से, इतनी सरलता से आर्टिकल 13, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कोई नहीं बताएगा, और ये संसिद्धनीयता, गोलकनाथ और भूतलक्षी वो सब कोई नहीं बताएगा, भविष्यलक्षी। तो सबसे अच्छा है कि अभी किताब मत पढ़ो, समय है तो पढ़ो, नहीं समय है तो मत पढ़ो। पीटी 100% होगा, मैं बताऊंगा पीटी में कि कैसे 2017 में, और उसका प्रूफ भी बताऊंगा कि सारे के सारे सवाल अपने नोट से, तो प्रमाण उसका दूंगा एकदम। तो एनीवे वो आज नहीं। तो कहने का मतलब रिवाइज करते रहो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी सबका। मोहित आपका कमेंट शो हो रहा है, तो जितने ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, तो एकदम खाना छूट जाए बट रिवीजन ना छूटे। बीपीएससी ये सारे एग्जाम्स होंगे। अब सोच लो कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करें इतनी व्यापकता से तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल हमारे भरोसे पे आप रहिए। बट इतना जरूर कहूंगा कि बीपीएससी की यदि आप तैयारी करें तो बिहार का पॉलिटी आपको खुद करना होगा। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि बिहार का पॉलिटी यहां कवर नहीं होगा, यूपी का पर्टिकुलर पॉलिटी कवर नहीं होगा कि वहां क्या चल रहा है। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, भारत के संविधान में जो कुछ है वो पूरी तरह से है और वो 100% कवर होगा। घोंट घोंट कर पी रहे हैं, मैं वही चाहता हूं कि जो घोंट घोंट कर पी जाएगा उसकी पॉलिटी। और मैं कह रहा हूं कि प्रस्तावना में मैंने आपको बोला था, किसी का कोई मैसेज नहीं, एक आध आदमी से टकरा के देख लीजिए जाकर, हर्ज क्या है। अभी तक जितना फंडामेंटल राइट पड़ा, आर्टिकल 13 में जाके किसी पॉलिटी के धुरंधर से डिबेट कर लीजिए। मैं आपको एक ये करता हूं, टेस्ट हो जाएगा। किसी को अपमानित करना या लांछित करना उद्देश्य नहीं होगा, बट मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पॉलिटी का बहुत धुआंधार आदमी है, 13 को तुम अच्छे से जितना मैंने समझा दिया उससे बात करो, उससे पूछना कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है। 90% लोग तो सुने भी नहीं होंगे। प्रयोग करके देख लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए, तो आप एक बार उसको कर लीजिए, कर ही लीजिए, आज ही कर लीजिए, कल ही कर लीजिए, मुझे बताना कि परिणाम क्या निकला। आर्टिकल 13 पे ही डिबेट कर लो कि 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 में क्या डिफरेंस है। तो शायद लोग ना बताएं कि एक संविधान पूर्व का कानून है, एक संविधान पश्चात का कानून है। तो एनीवे समय हो गया है, आज यहीं पे मैं कक्षा को समाप्त करता हूं। रोज खाना छूट जाता है पढ़ने में, ओह नीलू, इसके लिए बहुत मैं अफसोस व्यक्त करता हूं, बट क्या करिएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो आज से मेरे साथ भी यही होने वाला है कि अब यहां से मैं सीधे 2 बजे वापस जाऊंगा क्लास वगैरह लेके घर। लेकिन अब मैं एक शादीशुदा आदमी हूं तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं, तो जबरदस्ती कुछ डाल दिया गया मेरे लिए लंच, तो मैं तो लंच कर लूंगा, बट आप लोग भी भविष्य में आपको भी यह सुविधा प्राप्त होगी। तो आज की क्लास यहीं पर। तो देखिए बाकी विषय की बात बाकी जगह होगी, हम लोग पॉलिटी पे